हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। दोस्तों, आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं डिसर्टेशन फाइल के बारे में, जो कि अभी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इसको लिखने का तरीका मोस्टली हमें यही परेशान करता है कि हमें इस चीज़ में क्या लिखना है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इसको रिसर्च, थीसिस एंड डिसर्टेशन 3 नाम से पुकारा जाता है। अगर आप तीनों में से ही किसी एक का यहाँ पे नाम रख देते हैं, लेकिन यहाँ पे आपकी प्रैक्टिकल क्या है, डिसर्टेशन है, तो इस हिसाब से आपको यही बनानी पड़ेगी। सबका सेम ही मैटर होता है। सिंपली आपको सिर्फ इसमें डिसर्टेशन लिखकर थीसिस या फिर जो रिसर्च होती है उसमें से भी आप अगर मैटर उठाते हैं किसी एक सब्जेक्ट से रिलेटेड या एक किसी कंटेंट, कोई भी कंटेंट उठा के आप उस पर अगर थीसिस लिखने बैठते हैं, डिसर्टेशन लिखने बैठते हैं, तो आपका वो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। मैंने एक फाइल बनाई है, आपकी हेल्प करने के लिए बनाई है। इस फाइल में मैंने मोस्टली जो विषय लिए हैं वो आप सभी उसको जानते हैं, लेकिन लिखना कैसे है, उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी होती हैं लाइक अ थीसिस, तो आपको ये चीज़ें समझने लायक हैं। वीडियो आप एंड तक देखते रहिएगा, मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताने जा रही हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ हैं इसी चैनल पर तुरंत मिले। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, इस फाइल का नाम है डिसर्टेशन फाइल, जो कि आपकी एमएड 3rd सेम में लगती है, 4th में भी यही आएगी। अगर आप इसमें टॉपिक बदल कर दोबारा लिख देंगे तो सेम ही चीज़ होगी, वो भी थीसिस बोल सकते हो, आप इसको रिसर्च बोल सकते हो, एज आई सेड बिफोर। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हो एमएड 3rd सेम मैंने लिखा है। 2021 की ये फाइल है, बिल्कुल मैंने करंटली अभी आपके लिए प्रिपेयर की है, ताकि आपकी यहाँ से बहुत ही अच्छे तरीके से मैं हेल्प कर सकूँ। सबमिटेड बाय, आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे सबमिटेड टू, किसको आपको सबमिट करनी है उसका नाम लिखेंगे। फिर यहाँ पे आप अपना रोल नंबर लिखेंगे, जो कि बोर्ड रोल नंबर होता है। फिर यहाँ पे आप डेट डालेंगे। ये चीज़ें करने के बाद फिर आप, ये तो हो गया फॉर्मेट इसका आपकी फाइल का। आप चाहें तो इससे अच्छा और डेकोरेट कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो। अदरवाइज हम चलिए देखते हैं अब मैटर इसमें लिखना क्या होता है, शुरुआत कहाँ से करनी होती है। Now friends, there we have to make an index. This is the index page. As you can see that we have to put serial numbers and the content we have to write here, and the pages numbers, and we have to leave, इसको साइन आप कॉलम बोल सकते हो। तो ये चीज़ें हैं। आपका पहला इसमें कंटेंट क्या रहेगा, साहित्य सर्वेक्षण, जिसका आपको मीनिंग बताना है। पेज नंबरिंग आप करते रहिएगा साथ साथ। उपयोगिता, फिर इसके महत्व, यानी कि आप दोनों को अलग अलग भी मेंशन कर सकते हैं, एक ही चीज़ भी माना जाता है इसको, यानी इम्पोर्टेंस, ये दोनों इम्पोर्टेंस या फिर करेक्टरिस्टिक्स ही होती हैं। फिर 3rd नंबर पे आप लिखोगे चरण, कि आपने किस किस स्टेप वाइज इसको किया है। फिर आप लिखेंगे नेक्स्ट शोध विधि, यानी आपने कौन सी विधि का इसमें यूज़ किया है। फिर प्राथमिक साधन आपने क्या क्या लिए हैं शोध को प्रस्तुत करने के लिए। फिर द्वितीयक साधन आपने क्या क्या इसमें मेंशन किए हैं, जिससे कि आपका जो है डिसर्टेशन फाइल एक्यूरेट बनेगी। इसके बाद इंडेक्स क्रिएट करने के बाद आप चाहें तो इसको भी डेकोरेट कर सकते हैं। इसके बाद चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इसमें हमें लिखना है प्रस्तावना। प्रस्तावना में हमें बताना है, मनुष्य में स्वाभाविक रूप से ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासाएं होती हैं। वह सदैव क्या, कैसे और क्यों के उत्तर को ढूंढता रहता है। उसकी इसी जिज्ञासा ने ज्ञान को नया आयाम दिया है। मनुष्य की जिज्ञासा ने पूर्व संचित ज्ञान व पूर्व में संपन्न अनुसंधानों की पृष्ठभूमि में नवीन शोध संबंधी समस्याएं व आवश्यकताएं उत्पन्न होती हैं। अनुसंधानकर्ता को अपनी समस्या के समाधान हेतु पूर्व ज्ञान की जानकारी परम आवश्यक होती है। अतः अनुसंधान हेतु समस्या को अंतिम रूप से चयन के पूर्व अनुसंधानकर्ता को समस्या संबंधी साहित्य एवं सूचनाओं को एकत्र करना तथा उसकी समीक्षा करना जरूरी होता है। संबंधित साहित्य से तात्पर्य अनुसंधान की समस्या से संबंधित उन सभी प्रकार की वस्तुओं, पुस्तकों, पत्रिकाओं तथा शोध प्रबंधों एवं अभिलेखों आदि से है। यानी संबंधित साहित्य हम किसको बोल सकते हैं, जिसमें वस्तुएं, पुस्तकें, पत्रिकाएं, शोध प्रबंध आदि होते हैं, जिसके अध्ययन से
रूपरेखा बनाकर समस्या का समाधान किया जा सके। जब तक शोधकर्ता को यह ज्ञात न हो कि अनुसंधान संबंधी कितना कार्य हो चुका है या होना बाकी है, तब तक न तो वह अपनी समस्या का निर्धारण कर सकता है, न ही उसकी रूपरेखा को तैयार करके उसे संपन्न कर सकता है। तो दोस्तों, प्रस्तावना आपको एटलीस्ट 1.5 या 2 पेज की लिखनी है। इट्स कंपल्सरी टू राइट। नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं प्रस्तावना में हमें और क्या लिखना है। संबंधित साहित्य की समीक्षा से यह ज्ञात होता है कि ज्ञान के क्षेत्र में कहाँ रिक्तियां हैं, कहाँ इसका विरोध है, कहाँ अनुसंधान की पुनः आवश्यकता है। यानी हमें पहले इसमें देखना है वैकेंसी कहाँ है इसमें अनुसंधान के लिए, या किसका विरोध कहाँ पे है, या फिर इसकी कहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है। अतः अनुसंधान की समस्या का अंतिम रूप से चयन करने से पूर्व अनुसंधानकर्ता को समस्या संबंधी साहित्य और सूचनाओं को एकत्र करना तथा उसकी समीक्षा करना अत्यंत आवश्यक होता है। इससे इस बात का ज्ञान प्राप्त होता है कि प्रस्तावित समस्या को किन पहलुओं से संबंधित किस प्रकार का ज्ञान पहले ही उपलब्ध है, उसे किस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। संबंधित साहित्य के अध्ययन व समीक्षा को ही विभिन्न बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे कि पहला इसमें पॉइंट क्या बनेगा, संबंधित साहित्य के अध्ययन से अनुसंधानकर्ता को अनुसंधान संबंधी ज्ञान बढ़ता है, यानी उनका ज्ञान जो है डेवलप होता है, जिसे प्रयोग करके वह अपने अनुसंधान कार्य को कुशलतापूर्वक पूर्ण कर सकता है। शोध सामग्री को एकत्र करने के उपयुक्त साधनों, उपकरणों और विधियों के चयन में संबंधित साहित्य के अंतर्गत सर्वेक्षण में सहायता मिलती है। संबंधित साहित्य के अध्ययन से यह जानकारी प्राप्त होती है कि समस्या से संबंधित किन पक्षों पर पूर्व में अनुसंधानकर्ता द्वारा कार्य किया जा चुका है, या फिर कौन सा कार्य उसका बाकी है, कौन से ऐसे कंटेंट है जो उसने अभी तक टच ही नहीं किए हैं। समस्यागत चरों और संकल्पनाओं के स्पष्टीकरण में संबंधित साहित्य की समीक्षा जो है बहुत ही ज़्यादा सहायक होती है। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत अध्याय में संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया जा रहा है। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी पुस्तकों की समीक्षा। सेकंड पॉइंट में रविंद्रनाथ जी द्वारा तत्कालीन समाज पर अन्य विचारकों द्वारा लिखित पुस्तकों और ग्रंथों की समीक्षा। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा तथा समकालीन जो विचारक थे उनके समय के, उन पे हुए शोध प्रबंधों की समीक्षा। अब रविंद्रनाथ टैगोर का हम यहाँ कैरेक्टर स्केच ले लेंगे, छोटा सा, बिल्कुल डिटेल नहीं देंगे। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य एवं कला की दुनिया में नोबेल पुरस्कार विजेता रहे हैं। एक सफलतम, असाधारण और विद्वान व्यक्ति के जीवन को हालांकि शब्दों में बांधना आसान नहीं है, लेकिन लेखक नित्य प्रिय घोष ने उनके महत्वपूर्ण प्रसंगों से चुनकर शब्दों व चित्रों में उनकी इस गाथा को पिरोया है। पुस्तक की पृष्ठ संख्या 236 है और पृष्ठों की गुणवत्ता भी उत्कृष्ट है। पुस्तक में कवि की भूमिका एक पुत्र, एक भाई, पति और पिता के रूप में काफी सराहनीय रही है। देश विदेश में हृदय स्पर्शी कविताओं, कहानियों से विश्व स्तरीय प्रतिभाओं का लुभाया है। जोड़ा सांको यानी कि इनके जो पैतृक भूमि थी में भव्य आवास में उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक के दिनों की यात्रा को बड़े ही खूबसूरत तरीके से पेश किया गया है। यही नहीं, किताब से प्रत्येक पृष्ठ पर दुर्लभ तस्वीर उनके जीवन के करीब आभास कराती है। दोस्तों, अब यहाँ पे जो रविंद्रनाथ टैगोर जो कि हमारा प्राथमिक स्रोत है या इनका जो जीवन परिचय बोल सकते हैं, तो इसमें इनकी कृतियाँ लिखी गई हैं, किस सन में लिखी गई हैं, ये इनकी नाटक कृतियाँ हैं। फिर हम यहाँ पे मेंशन करेंगे इनकी कविताएं जितनी भी, फिर सुप्रसिद्ध इनके निबंध जो रहेंगे वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। साथ में डेट डालेंगे किस काल से किस काल तक इन्होंने निबंध लिखे, किस काल से किस काल तक कविताएं लिखी हैं, साथ में उनकी डेट डाल रखे यहाँ पे आप दे सकते हैं। फिर हम यहाँ पे निष्कर्ष, रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित हमने जो बातें बताई हैं उससे संबंधित हम साहित्य संबंधी निर्देश यहाँ पे निष्कर्ष देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इसको आपको दिखा देती हूँ। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको लिख सकते हैं। हालांकि इतना लंबा बताना है मुश्किल है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको दोबारा दिखा रही हूँ। अब यहाँ पे साहित्यिक सर्वेक्षण का महत्व, जो कि हमारा पॉइंट नंबर 2 भी था, तो इसमें हम बताएंगे अब भी साहित्यिक सर्वेक्षण का महत्व क्या होता है। तो आप यहाँ पे देखिए, साहित्यिक सर्वेक्षण का महत्व होता है किसी देश के राष्ट्र के विकास समृद्धि के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, जो कि एक विकसित देश बनने में बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। लेकिन भारत की जो निरक्षरता है, उसकी वजह से, गरीबी है, उसकी वजह से अभी हम विकसित नहीं हो पाए। हालांकि इस प्रक्रिया में आप ये चीज़ें सारी लिख सकते हैं। इसमें स्वतंत्रता के लगभग 70 वर्षों बाद भी स्थिति की गंभीरता बनी हुई है। सबसे ज़्यादा जो ज़्यादा गरीब हैं
और जो ज़्यादा सबसे अनपढ़ हैं वो अभी भी अनुसूचित जातियों से ही हैं। उनमें महिलाएं हैं, दलित है, पिछड़े वर्ग हैं। ये आप सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। फिर अगला पॉइंट आएगा उपकरण और प्रक्रिया, यानी हमने क्या क्या प्रोसेस या क्या क्या हमने टूल्स इसमें यूज़ किए हैं। टूल्स में हमने देखिए यहाँ उपकरण और प्रक्रिया, उद्देश्यों के अनुसार चयनित उपकरण व प्रक्रिया के निम्न सारणी के रूप में दर्शाया। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर हमने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे अलग अलग जो इनके साथ इनके समकालीन जो भी थे लेखक थे वो सारे लिखे हुए हैं। अब ये समकालीन लेखक थे, इनके द्वारा लिखी गई कृतियां हैं। यानी सामाजिक न्याय और दलित संघर्ष किसने लिखा था? डॉक्टर राम गोपाल सिंह ने लिखा था। भारत के सामाजिक क्रांतिकारी कौन थे? लिखने वाले देवेंद्र कुमार वैसेंत्री थे। ज्योतिपुंज महात्मा फूले किसने लिखी थी? जियालाल आर्य ने लिखी थी। हरिजन से दलित राजकिशोर ने लिखी थी। शोषित समाज के क्रांतिकारी प्रवर्तक लिखा था चरण सिंह भंडारी ने। शूद्र कौन थे? लिखा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। दलित दस्तावेज RMR विद्रोही शूद्रों का प्राचीनतम इतिहास लिखा था SK पंजम ने। अब यहाँ पे बात करते हैं 5वें पॉइंट की, प्राथमिक स्रोत हमने क्या लिए हैं जो कि हमारे रविंद्रनाथ के ऊपर जो हमने शोध किया उसको व्याख्यान करने के लिए। तो सबसे पहले अध्ययन विधि को हमने लिया है कि इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है। शोध समस्या और उनके प्रस्तावित उत्तरों को प्राप्त करने के लिए हमें शोध विधि का चुनाव करना होता है, जो कि अध्ययन विधि के द्वारा हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन के लिए निश्चित एवं चयनित समस्याओं का उत्तर प्राप्त करने की अलग अलग प्रणालियाँ तरीका होते हैं। तो इस संबंध में हमें उस प्रणाली की प्रकृति और उसके लिए संभव समाधान स्वीकृत किए जाने वाले प्रस्तावों के अनुरूप होना चाहिए। प्रस्तुत शोध में अध्ययन की प्रकृति ऐतिहासिक एवं दार्शनिक होती है। ऐतिहासिक शोध ऐसे ही होते हैं जिनमें अतीत की घटनाओं का शोध करके विश्लेषण किया जाता है। प्राथमिक स्रोत की अगर हम बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित मूल पुस्तकें, लेखक, भाषण और इनके द्वारा जो भी व्याख्यान बताए गए हैं ये सारे के सारे क्या प्राथमिक स्रोत में आते हैं। अब रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, इनका कार्य क्षेत्र यानी कि इनकी जन्मभूमि कह सकते हैं कोलकाता रही है, जहाँ इनकी मातृभाषा बंगाली है और इनके साथ जो जो लोग कार्य करते थे वे सारे बंगाली समझते थे। अतः उनकी अधिकांश पुस्तकें, पत्र लेखन सारे बंगाली में थे। इसमें उनके द्वारा लिखी गई मूल पुस्तकों को शामिल कर अनुवाद में सम्मिलित किया गया, यानी कि शोध में उनके मूल पुस्तकों को शामिल किया गया है। अब यहाँ पे इनकी पुस्तकों को हम डिटेल में बताएंगे। राजाओं रानी, डाकघर, शाप मोशन, चीर कुमार सभा, बनफूल, मानसी, नदी, चित्रा, छड़ा, धर्म, कालांतर, 11 काफी है लिखने के लिए। ये सभी किसने लिखी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी। अब द्वितीयक स्रोत पे हम आ जाते हैं। द्वितीयक स्रोत में मैंने क्या बताया था आपको कि किसी इनके समय के जो समकालीन लेखक थे या कवि थे उनके द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तकों की समीक्षा जो की गई थी वो किस तरह से की गई थी, ये सभी आते हैं द्वितीयक स्रोत में। द्वितीयक स्रोत जो होता है समकालीन लेखक और उनकी रचनाएं। देखिए यहाँ पे भानु सिंह के गीत किसने लिखे थे? भानु सिंह ने। तो इसी तरह से आगे भी मेंशन है। गणित साहित्य जो रविंद्रनाथ टैगोर की जो बहन थी स्वानु कुमारी द्वारा लिखा गया था। द मंदिर रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन इनका जो स्कूल था उसको नाम दिया गया था। हेमंती जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी। अट्टू, गोरा, जोग जोग और इंद्र, सारी ये जो है रचनाएं किसने लिखी थी? इनके समकालीन दोस्तों ने और रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो दोस्तों अब लास्ट में हम देख रहे हैं यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। दोस्तों आप इसमें चाहते हैं तो इनका छोटा सा जीवन परिचय यानी कि जन्म डेट से लेकर इनके मृत्यु की डेट तक सारी चीजें मेंशन कर सकते हो आप, अगर आप चाहते हैं। थीसिस को थोड़ा लंबा बनाना चाहते हैं तो उन्होंने मानव जीवन से संबंधित विकास के प्रत्येक क्षेत्र में काम किया। वे सामाजिक क्षेत्र हो या राजनीतिक क्षेत्र सभी का विश्लेषण करते थे और उसका अध्ययन करते थे। शोध कार्य के लिए आंकड़ों का संग्रह रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र, भाषण, संबोधन, पुस्तक तथा प्रतिवेदन के क्षेत्र में हुए शोध कार्यों व अन्य विद्वानों के विचारों द्वारा किया जाता है। तो ये आपका थीसिस कंप्लीट होता है।